नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो आपकी क्लास है वो उत्तर प्रदेश स्पेशल और उसके बाद में ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों को अब शांति से आराम से प्राप्त होने लगी है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले, कल की क्लास में मैंने बात की थी आपके नक्षत्र पर और नक्षत्र दिवस पर। अब हम ज्योग्राफी पर बात कर रहे हैं। विश्व भूगोल में मैंने आपको बताया था और जो पिछला वीडियो है वो आपको पता भी होगा, उसे आपने देखा भी होगा। तो ज्योग्राफी पर जब हम बात करते हैं तो आज कल की क्लास में हमने बात करी थी नक्षत्र पर। नक्षत्र क्या होता है, कैसे होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। मैंने बात करी थी नक्षत्र दिवस पर और उसके बाद में हम बात कर रहे थे आपके अन्य चीज़ों पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास में जो आपका सौर मंडल है, सौर मंडल की जो संरचना है उसके विषय में बात करेंगे। कुछ ग्रह हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, उनसे संबंधित क्या कुछ जानकारी हमारे पास है। आपको अगर पसंद आती है तो इस चीज़ को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे सबसे पहले सौर मंडल की संरचना पर। किस पर बात करेंगे? सौर मंडल की संरचना पर। तो देखते हैं हम कि सौर मंडल की संरचना में क्या कुछ हमारे पास है। बात करते हैं हम लोग आज सौर मंडल की संरचना। सौर मंडल की संरचना पर बात करेंगे हम। तो आज देखते हैं, जब हम बात करते हैं सौर मंडल की संरचना की, सौर मंडल की संरचना में क्या क्या शामिल होता है। अगर सूर्य उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहलू है तो अन्य ग्रह उसके कितने, उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे सोलर सिस्टम के लिए। अगर आप इसकी इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो आप इसकी इंग्लिश भी लिख सकते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। मैं बात कर रहा था आपके सौर मंडल के संरचना की, तो मैं बात कर रहा हूं आपसे सौर मंडल की संरचना की। जब देखते हैं हम कि सौर मंडल इस शब्द को अगर आप तोड़ेंगे तो सौर का मतलब क्या होता है? सूर्य और उसके आसपास की चीजें। सौर का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? सूर्य व उसका क्षेत्र। ठीक। और मंडल का मतलब क्या होता है? मंडल यहां पर होता है घेरा, उसके आसपास का जो घेरा है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सौर मंडल हो गया ये आपका। सौर मंडल के अंतर्गत आने वाली चीजें जो होती हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। अब हम सौर मंडल के अंतर्गत आने वाली चीजें, उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले सौर मंडल का सबसे बड़ा भाग आएगा, क्या आएगा? सूर्य। सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य तो आता ही आता है। इसके अंतर्गत कुछ ग्रह आपके आएंगे जिसमें दो प्रकार के ग्रह होंगे, चट्टानी ग्रह और गैसीय ग्रह। ठीक। कुछ उपग्रह आएंगे इसके अंतर्गत, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और अन्य उपग्रह, अन्य ग्रहों के उपग्रह भी आपको पता होंगे, जैसे टाइटेनिक है, गैनीमीड है, ये सब। तो ये उपग्रह भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उपग्रह आएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। ये उपग्रह आ गए। और कुछ इसके अंतर्गत उल्का पिंड आते हैं। उल्का पिंड, सौर मंडल की बात कर रहा हूं मैं। इसी के अंतर्गत, सौर मंडल के अंतर्गत कुछ उल्का पिंड आते हैं। और मैं बात करूं तो अन्य खगोलीय पिंड भी इनके अंतर्गत आते हैं। खगोलीय पिंड, अन्य खगोलीय पिंड भी आते हैं। इतनी चीजें आती हैं सौर मंडल में आपके। सौर मंडल में क्या क्या आता है? सूर्य तो आता ही आता है, उसके अंतर्गत उपग्रह आते हैं, ग्रह आते हैं, ग्रह और उपग्रह आते हैं। और सूर्य के समान अन्य जो सौर मंडल में उसके
जो इसकी जो परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं उसके साथ में उपग्रह है, उन ग्रहों की परिक्रमा करने वाले और आपके उल्का पिंड भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो अन्य खगोलीय पिंड में जो भी हो इतनी चीजें आती है, जैसे सैटेलाइट हम लोग अन्य में रख सकते हैं। सैटेलाइट को हम जैसे सैटेलाइट भेजा जाता है यहाँ से, सैटेलाइट आपका भेजा जाता है यहाँ से पृथ्वी से और अंतरिक्ष में जाता है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं सौर मंडल के अंतर्गत। अगर हम परिभाषा देखें सौर मंडल की तो क्या होगी, तो सौर मंडल के अंतर्गत कौन, सूर्य, ग्रह तथा उपग्रह और उल्का पिंड तथा अन्य खगोलीय पिंडों की संरचना को सौर मंडल कहते हैं। ऐसे आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे सौर मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक, ये चीजें पता हो गई आपके अंदर, आपको ज्ञात हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सूर्य है, अब हम इसकी बात कर लेंगे पहले, सूर्य की। ठीक, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सूर्य की। ये क्या है आपका सूर्य। सूर्य एक क्या है, सूर्य एक, सॉरी, सूर्य एक तारा है। आपको पता है, ये तो छोटी सी बात है, सूर्य एक तारा है, ये सभी को पता है कि सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा होने के साथ साथ एकमात्र तारा ही नहीं है, सूर्य स्वयं ऊर्जा, सूर्य में आपको पता होगी कि संलयन की क्रिया होती है और संलयन की क्रिया के द्वारा सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें होती हैं और उसके द्वारा बहुत सारी मतलब ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा के द्वारा वो और उष्मा भी आती है। देखिए, जब हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है तो धूप में आपको क्या मिलती है, केवल प्रकाश मिलता है नहीं, उसके साथ में एनर्जी भी मिलती है। और जब जैसे किसी भी वस्तु को अगर धूप में आप रख दो तो उसमें केवल धूप नहीं लगती है, उसमें केवल प्रकाश ही नहीं लगता है, उसको ऊर्जा भी मिलती है। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे आप किसी बर्तन को रख दें धूप में, तो उस बर्तन पे केवल लाइट ही नहीं लग रही है, उस पर एनर्जी आ रही है, एनर्जी की जो किरणें होती है ना, उस पर एनर्जी की किरणें भी आती हैं और उस एनर्जी की किरणों के द्वारा ये वस्तु जो होती है गर्म हो जाती है आपकी। कहते हैं ना, कभी कभी आप लोग गर्मियों में कहते होंगे कि आज इतनी तेज इतनी ज्यादा धूप है कि मतलब छत पे अगर कुकर में चावल रख दो तो ऐसे ही पक जाएंगे, या भगोने में चावल रख दो तो ऐसे ही पक जाएंगे। तो वो वाली जो बातें हैं आपकी ना, तो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उससे हो रहा है ये सब, और इतनी गर्मी इसी वजह से होती है। तो सूर्य क्या करता है, सूर्य एक तारा है जो अन्य ग्रहों को, जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह ज्ञात किए गए ना, अन्य ग्रहों को क्या देता है, ग्रहों को ऊष्मा तथा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा मत लिखिए, यहां पर लिखिए ऊर्जा, प्रकाश व ऊष्मा लिखिए। प्रकाश प्रदान करता है ना, वह ऊर्जा या ऊष्मा, ऊर्जा प्रदान करता है। अब बात आ गई, क्या होता है, ऊष्मा व ऊर्जा प्रदान करता है प्रकाश, और प्रकाश भी देता है सूर्य। ठीक, तो इसकी बात हो गई यहां तक। आपको मैंने बताया कि सौर मंडल, सौर मंडल में सूर्य के समान और उसका क्षेत्र आता है। ठीक, मैं बात कर रहा था सूर्य में, सौर मंडल में क्या क्या आता है, सूर्य में, सौर मंडल में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो सौर मंडल में आपके आता है सूर्य सबसे पहले, 99% भाग होता है इसका, और 1% में उपग्रह, सॉरी ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि सैटेलाइट इत्यादि जब हम छोड़ते हैं तो ये सब इसमें आता है। तो सूर्य एक क्या है, तारा है, आपको भी पता है, जिससे हमें क्या होता है, प्रकाश व ऊर्जा मिलती है। केवल हमें ही सूर्य प्रकाश व ऊर्जा नहीं देता है, अन्य ग्रहों को भी सूर्य हमारा जो होता है प्रकाश व ऊर्जा देता है। ठीक है, तो इसी प्रकाश
व ऊर्जा की प्राप्ति के आधार पर हम ग्रहों को खगोलीय पिंडों को दो प्रकार से बांटते हैं, दो वर्गों में बांटते हैं। अब देखते हैं इसी प्रकाश, देखिए प्रकाश और क्या चीज देता है, सूर्य ऊष्मा भी देता है ना। क्या देता है, प्रकाश व ऊर्जा। देखिए एनर्जी भी मिलती है ना आपको। प्रकाश व ऊर्जा के आधार पर, यह देखो सूर्य ऊर्जा प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है, के आधार पर खगोलीय पिंडों को दो वर्गों में बांटा जाता है। खगोलीय पिंडों को दो वर्गों में बांटा जाता है। दो वर्गों में हम कौन से वर्गों में बांट सकते हैं, बांटा जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि दो वर्ग कौन कौन से हैं। एक तो ऐसे वर्ग है, एक वर्ग ऐसा है जो स्वयं जो प्रकाश को प्राप्त करता है। कैसे, नंबर 1 में क्या है, जो स्वयं, खगोलीय पिंड की बात कर रहा हूं, प्रकाश व ऊर्जा प्राप्त करता है। या आप ऐसे कर सकते हैं, जिनके पास अपना प्रकाश और क्या ऊर्जा होती है। जैसे इनमें कौन से आएंगे, खगोलीय पिंडों में क्या आता है, तारे। तारे के पास अपना प्रकाश और ऊर्जा होती है। दूसरे नंबर में, दूसरे कैटेगरी में ये आएंगे जिनके पास स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा नहीं होती है। जिनके पास स्वयं का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा नहीं होती है, तथा ये लोग क्या करते हैं, ये सूर्य से अपनी ऊर्जा, सूर्य से अपनी ऊर्जा व प्रकाश प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं ना, ये कौन से होंगे, ये सूर्य से अपनी ऊर्जा व प्रकाश प्राप्त करेंगे। इनमें देखो कौन सा आता है, जैसे ये आपके आपके ग्रह, ठीक, इसके एग्जाम्पल में ग्रह हैं, और उस एग्जाम्पल में जो स्वयं सूर्य और प्रकाश व ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं अपने आप, जिनके पास स्वयं का प्रकाश और क्या होती है, दो चीजें होती है, एक प्रकाश और दूसरी ऊर्जा, इनके पास स्वयं का होता है, ठीक। तो ये कहलाते हैं, मतलब इनके पास होते हैं, जैसे इनके इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं तारे। और जिनके पास प्रकाश और ऊर्जा स्वयं की नहीं होती है, वो दूसरों से उधार लेते हैं, या जिन पर दूसरों की कृपा बरसती है, उनके ऊपर दूसरों की कृपा बरसती है, वो होते हैं आपके ग्रह, ठीक। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक, इसमें कोई दो राना नहीं है। अब मैं बात करता हूं आगे, इन ग्रहों में कौन कौन से ग्रह होते हैं। ये जो प्रकाश प्राप्त करते हैं, इन ग्रहों में जब मैं बात करूं अपने ग्रहों की, तो ग्रहों में आपके कौन से हैं, सूर्य तो है आपका, तारा है। सूर्य का लगभग 99% भाग है, और 1% में अन्य ग्रह हैं। तो उन ग्रहों की बात करता हूं मैं, अपने कौन कौन से ग्रह कौन कौन से हैं। सभी ग्रहों में, सभी ज्ञात ग्रहों में, ज्ञात ग्रहों में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। कुल कितने हैं,
8 ग्रह हैं। इनमें से इनके नाम हम अगर नोट करें तो इनमें से कौन कौन से ग्रह हैं आपके। सबसे पहले आपका 1 नंबर पर आता है बुध, दूसरे नंबर पर आता है शुक्र, तीसरे नंबर पर अपनी आती है पृथ्वी, जिसको कहते हो धरती माता, पृथ्वी आती है। चौथे नंबर पर आता है आपका मंगल, मंगल मिशन, मिशन मंगल मूवी देखी होगी। पांचवें नंबर पर आपका आता है बृहस्पति, ठीक। 6 नंबर पर आता है आपका शनि, 7 नंबर पर आता है आपका अरुण, और 8th पोजीशन पर आता है आपका वरुण। इन 8 ग्रहों में, इन 8 ग्रहों में सूर्य के साथ में कुल मिलाकर के ये आपके 8 ग्रह हैं, ठीक। सौर मंडल के 8 ग्रह, ठीक। इन्हीं ग्रहों को आप लोगों ने ज्ञात किया है ना। अब मैं बात करता हूँ, इसका रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, इस प्रकाश और उष्मा के आधार पर जो आपके ग्रह हैं उनको दो रूपों में बांटा गया, दो वर्गों में बांटा गया, दो कैटेगरीज में बांटा गया है प्रकाश और उष्मा के आधार पर, सॉरी खगोलीय पिंडों को। इनमें से ऐसे खगोलीय पिंड है कुछ जिनके पास स्वयं की जो ऊर्जा और प्रकाश होता है, ऊर्जा और प्रकाश उनका स्वयं का होता है। इनके अंदर क्या होता है, संलयन की प्रक्रिया होती है जैसे कि सूर्य में होती है, तो ये कहलाते हैं आपके तारे। और कुछ लोगों के पास, मतलब कुछ आकाशीय पिंडों के पास क्या होता है, अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होती है, तो ये क्या होते हैं, ये दूसरे दूसरे मतलब सूर्य से प्राप्त करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इनमें आते हैं आपके ग्रह। इतनी आपकी बात हो गई। मैं बात करता हूं आपके सूर्य की, तो सूर्य का नहीं, सौर मंडल का, सौर मंडल का बता रहा हूं। सौर मंडल का लगभग 99% भाग, सौर मंडल की बात हो रही है आज, पूरे चर्चा होगी क्लास में सौर मंडल की। तो सौर मंडल का 99% भाग, कितना, 99% भाग सूर्य में निहित है, या सूर्य में समाहित है, या सूर्य के पास है, सूर्य में है या सूर्य के पास में है, ठीक। और 1% भाग में सभी ग्रह, उपग्रह व उल्कापिंड व अन्य ग्रह, अन्य उपग्रह या अन्य आते हैं, ठीक है, जैसे कि सैटेलाइट, बहुत सारी चीजें। तो ये सब आपका क्या है, 99% भाग आपका सूर्य में निहित है, सौर मंडल का, और 1% भाग में अन्य चीजें हमारी सौर मंडल में अवस्थित हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि अगर किसी ग्रह को ग्रह कहा जाए, ग्रह की बात करता हूं, सूर्य की बात हो गई। अब अगर किसी ग्रह को, देखो आगे चल करके हम एक एक पार्ट, जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, सूर्य मंगल है, इन सब ग्रहों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे एक एक करके। अभी बात कीजिए पहले ग्रह की। अब ग्रह होने की शर्त क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई ग्रह है तो उसकी शर्त क्या है ग्रह होने की। किसी ग्रह की, किसी ग्रह की ग्रह होने की शर्त क्या है, ग्रह होने की शर्त क्या है। अब इसकी शर्त को आप देख लीजिए कि अगर कोई ग्रह है तो उसको ग्रह क्यों कहा जाता है, और आपका एक ग्रह यहां से निकाल भी दिया गया था 2006 में, ठीक है,
उसको मैं अभी आगे बात करूंगा उस पर। ग्रह होने की शर्त क्या है ये बात करता हूं मैं अब। देखिए अगर कोई ग्रह है तो सूर्य का तो चक्कर ऑटोमेटिक लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। ग्रह दो प्रकार के मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह किस किस प्रकार के होते हैं। पहले इसके आकार पर उस पर निर्भर करते हैं, जो चीजें हैं उस पर देखता हूं। तो अब हम बात करते हैं कि मतलब ग्रह होने की शर्त क्या है। अगर कोई ग्रह ग्रह है तो क्यों ग्रह है। मैं बात करता हूं आपसे कि अगर कोई ग्रह है, सभी ग्रह कैसे हैं, सभी ग्रह गैसीय अथवा चट्टानी रूप में, चट्टानी ऐसा ही लिख लीजिए, चट्टानी स्वरूप धारण करते हैं। कैसा स्वरूप धारण करेंगे, चट्टानी स्वरूप धारण करते हैं। ठीक है, तो जब या तो गैसीय फॉर्म में होगा कोई भी ग्रह, या तो चट्टानों के रूप में होगा, जैसे कि पृथ्वी और उसके पृथ्वी के समान अन्य ग्रह हैं, ठीक है। और मैं बात करता हूं अगर कि देखिए सभी जितने भी ग्रह हैं ना, सभी ग्रह अपने अक्ष पर तो घूर्णन करेंगे ही करेंगे, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। क्या करते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। और क्या शर्त है, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह हैं ना, एक ये भी शर्त है कि सभी ग्रह सूर्य का तो चक्कर लगा ही रहे हैं। जितने 8 ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये भी शर्त है आपकी, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाएंगे, सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूमेंगे, सभी ग्रह या तो गैसीय फॉर्म में होंगे या तो चट्टानी फॉर्म में होंगे। ये 3 शर्तें हो गई आपकी। अगर आगे देखते हैं, जब हम क्या होता है कि सभी ग्रहों के जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रहों के जो आपका ध्रुव होता है, ध्रुव पॉइंट में अभी आपको समझा देता हूं कि जो ध्रुव होता है, जैसे ये ग्रह है, ठीक है, ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। तो इन ग्रहों पर क्या होता है, दबाव लगता है, दबाव। इन ग्रहों पर क्या होता है, एक जैसे कि गुब्बारा मान लीजिए इसको, इस गुब्बारे पर दबाव लगता है। तो उस गुब्बारे पर जब दबाव लगेगा, इन क्षेत्रों पर जब दबाव लगेगा, तो ये इधर को फैलेगा, ये इधर को फैलेगा। तो इस फैलाव की प्रक्रिया को कहते हैं बल्ज। क्या कहते हैं, बल्ज। या इसको कहते हैं आपका, ये जो प्रक्रिया होती है इसको बल्ज कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या लग रहा है इन पर, विक्षेपण बल। तो सभी ग्रहों के ध्रुवों पर, ध्रुव मैंने बताया ना, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों पर क्या लगता है, विक्षेपण बल लगता है। विक्षेपण बल लगता है। क्या लगता है आपका, विक्षेपण बल लगता है सभी ध्रुवों के। इस कारण जैसे इन पर बल लगेगा तो इनको अगर दबाया जाएगा, तो इनके दोनों के बीच में क्या होगा, उभार होगा। ये इधर को जाएगा, वो उधर को जाएगा, जिससे यहां पर लिख लीजिए, जिससे सभी ग्रहों की बात कर रहा हूं, जिससे उनके मध्य भाग में क्या होगा, बीच में, बीच वाला भाग है ना, इसमें मध्य भाग में क्या होगा, मध्य भाग में आपके ग्रह के मध्य भाग में उभार, या इसको कहते हैं आप, उभार को क्या कहेंगे,
बल्ज उत्पन्न होता है ना। क्या होगा, इसमें उभार या बल्ज उत्पन्न होता है। इसीलिए इन पर क्या होता है, ढलान देखने को मिलती है। आपको दिखाई दे रहा है, आशा करूंगा कि दिखाई दे रहा होगा। इसलिए इनके ध्रुवों पर, इस कारण लिख लीजिए या इसलिए लिख लीजिए, इसलिए इनके ध्रुवों पर क्या होता है, ढलान देखने को मिलती है। ध्रुवों पर ढलान देखने को मिलती है, ठीक है, देखने को मिलती है। अगर आपको ढलान देखने को मिलेगी तो किस कारण से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी ग्रह है ना आपके, इन ग्रहों के ऊपर पहली बात तो विक्षेपण बल लगता है, ठीक है, पहली बात तो इनके ऊपर विक्षेपण बल लगता है। और विक्षेपण बल लगने के साथ साथ में क्या होता है, मैं बात कर रहा था आपके सूर्य की, थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। 99% सूर्य का भाग पाया जाता है और अन्य जो ग्रह, उपग्रह और उल्का पिंड है, इनका जो भाग पाया जाता है सूर्य सौर मंडल में 1% का होता है। ग्रह होने की शर्तें मैंने आपको बताई हैं, 2-3 शर्तें बता चुका हूँ। सभी ग्रह क्या होंगे, गैसीय या तो चट्टानी फॉर्म में होंगे, ठीक है, या तो गैस होंगे या तो चट्टानी फॉर्म में होंगे। सभी ग्रह क्या करते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन तो करेंगे ही करेंगे, ये तो सबकी उनकी शर्त है। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाएंगे, ये भी एक शर्त है, मुख्य शर्त है कि सूर्य का चक्कर तो लगाना ही लगाना है, सभी को लगाना है। और सभी ग्रहों के ध्रुवों पर विक्षेपण बल लगता है। जब विक्षेपण बल लगता है तो होता क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं यहाँ पर कि ग्रहों पर जब विक्षेपण बल लगता है तो क्या होता है। मान लिया ये कोई ग्रह है, इसके ध्रुव पर लगता है विक्षेपण बल। विक्षेपण बल ऐसे लगेगा, अगर दबाव पड़ेगा और इधर से भी दबाव पड़ेगा, दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, ठीक, तो इसकी ये जो संरचना है ना, इसकी ये वाली संरचना इधर को भागेगी, इधर को भागेगी, इधर को जब दबेगी तो इसको क्या होगा, इसमें इसको कहते हैं उभार या बल्ज कहते हैं इसको, कि बल्ज पैदा होगा। अगर इनमें क्या होगा, अगर यहां पर दबाव होगा तो ये इधर से क्या हो जाएगी, ढलान पैदा हो जाएगी ना। ध्रुवों पर क्या होती है, यहाँ पर आपको ढलान देखने को मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर ढलान देखने को आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ पर विक्षेपण बल लग रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है, विक्षेपण बल। आप चाहें तो इस चित्र को बना सकते हैं, विक्षेपण बल लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये लग रहा है यहाँ पर विक्षेपण बल। इसलिए यहाँ पर उभार, अगर कोई गुब्बारा है, गुब्बारे को ऐसे दबाओगे आप, अगर इसको ऐसे दबाओगे तो इसमें अंदर की ओर छेद हो जाएगा, अंदर की ओर दब जाएगा ना, तो यहाँ पर ढलान पैदा हो जाएगी। और ये जो इसका आकार है, इधर को भागेगा उधर को भागेगा, अगर उसको दबाओगे ना तो इधर को भागेगा या उधर को, दोनों साइड में से दोनों साइड की ओर उभार पैदा हो जाएगा, ठीक है। यही आपको मैं समझाना चाह रहा था, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, जो सभी ग्रह होते हैं ना, सभी ग्रहों का आकार, सभी ग्रहों का आकार जो होता है ना, सभी ग्रहों का आकार होता है लघ्वाक्ष होता है, लघ्वाक्ष। लघ्वाक्ष का मतलब होता है कि मतलब गोलाभ, गोलाभ समझ रहे हैं ना, कि मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको चित्र बनाया था, जैसे पृथ्वी का, सभी ग्रहों का आकार लघ्वाक्ष अथवा गोलाभ होता है। कैसा होता है, हल्का गोल गोल आपको देखने को मिलेगा, ना तो ऐसे तिरछा देखने को मिलेगा, ना तो ऐसे चौकोर देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हल्का या तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा, गोल गोल देखने को मिलेगा, चाहे जैसा हो। पृथ्वी का आकार हल्का मतलब गोल, जियोइड है या भूआब है, जैसे पृथ्वी के जैसा, जिसको कहते हैं भूआब या जियोइड। तो आपको चौकोर ना तो मिलेगा, ना तो मतलब
त्रिकोणा मिलेगा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ना तो शंक्वाकार होगा, ठीक, न तो गोलाकार होता है, गोलाप होगा, ठीक। अच्छा, लेकिन पृथ्वी का आकार कैसा है, भू-आभ है या जियोइड है? पृथ्वी का आकार, ये क्वेश्चन भी है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का जो आकार है ना, क्या है, जियोइड है, जियोइड, या तो भूमि है ही भूमि जैसी, इसको क्या कहते हैं, या तो भू-आभ है, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है, या तो जियोइड है या तो भू-आभ है। एक शर्त इसकी और है कि अगर कोई भी ग्रह किसी अन्य ग्रह की सीमा को अगर काटेगा तो वो ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कैसे समझेंगे इस चीज को आप, अगर बहुत सारे मतलब मान लिया 5 लोगों की मतलब रेस लग रही है, लाइन जो बनाई जाती है ना रेसलिंग वाले में, उसको आपने देखा होगा, उसका जो राउंड होता है उस राउंड में लाइनिंग बनाई जाती है कि इस एक मतलब निश्चित एरिया में ही किसी भी मतलब जो व्यक्ति होता है उसको दौड़ना होता है, तो वो कैसा करता है कि लाइन बना देता है ऐसे ऐसे, तो इस लाइन के बीच में ही उस व्यक्ति को दौड़ना रहता है। तो उस अगर कोई ग्रह है तो उसको इस अपनी सीमा के ही भीतर दौड़ना है, उसको चक्कर लगाना है, जो भी करना है ना उसको अपनी सीमा में करना है। अगर ये इधर चला गया तो ये ग्रह नहीं है, अगर ये इसकी सीमा को काट दिया ये भी ग्रह नहीं है, तो मतलब किसी की भी सीमा को ना काटे, दूसरे अन्य किसी ग्रह की सीमा को ना काटता हो तभी वो ग्रह होगा। तो क्या होगी, एक और शर्त आपको पता चल गई कि कोई भी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं हमारे, कोई भी ग्रह किसी अन्य ग्रह की सीमा को न काटे, किसी अन्य ग्रह की सीमा को न काटता हो, ग्रह की सीमा को ना काटता हो तब वो ग्रह माना जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई ग्रह किसी अन्य की सीमा को नहीं काटेगा तो वो ग्रह कहलाएगा। आवश्यक शर्तें मैंने आपको बता दी कि मतलब जो भी हो आकार उसका गोलाभ होगा, लगभग लघ्वाक्ष होगा, और जैसे पृथ्वी का आकार उसका भी लगभग गोलाभ ही है, जियोइड अपने जैसा, पृथ्वी के जैसा। कोई भी ग्रह हो जो कि ग्रह की सभी सीमाओं मतलब सभी जो उसके अपने वो है उसको पूरा करता है, शर्तें पूरा करता है, और एक शर्त को जैसे कि उसकी दूसरे ग्रह की सीमा को काट दिया तो उसकी एक अन्य शर्त को पूरा नहीं करता है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही एक ग्रह है आपका, हाँ यहीं पर बात कर लेते हैं। आपने नाम सुना होगा प्लूटो का, प्लूटो का नाम सुना है, इसको यम भी कहते हैं, ठीक है। ये है आपका प्लूटो, ठीक है। तो ये है आपका प्लूटो। तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो किसी अन्य ग्रह की सीमा का उल्लंघन कर रहा था, इसीलिए प्लूटो को ग्रह की सीमा से हटाकर क्यूपर बेल्ट में डाल दिया गया, है ना। जब किसी व्यक्ति की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती है तो उसको रिजेक्ट वाली कैटेगरी में या अन्य किसी कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, मतलब दूसरे से लड़ाई कर रहा था, तो इसलिए दूसरे की सीमा का उल्लंघन कर रहा था, उसको सीमा को काट रहा था, इसलिए उसको अच्छे लोगों की कैटेगरी से बाहर फेंक दिया गया। तो इसने क्या किया, प्लूटो ने, अब ये क्या है, प्लूटो वर्तमान में क्या है, ग्रह नहीं है, अब ये बौना ग्रह है। प्लूटो वर्तमान में बौना ग्रह की श्रेणी में चला गया है, जाओ उसको बौवा बना दिया गया, बौना ग्रह की श्रेणी में है क्या, प्लूटो बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। क्या किया गया प्लूटो के साथ में, और क्या किया गया,
इसको ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था? 6 अगस्त 2000 सॉरी 24 अगस्त 2006 को इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ये डेट आपको हो सकता है कभी पूछ ली जाए। ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था इसको। बाहर कर दिया गया, लेकिन इसको कहीं रखा गया क्या? हाँ, इसे जब बाहर किया गया, इसे क्यूपर बेल्ट में रखा गया। क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट में रखा गया। अब आप जान पा रहे होंगे कि क्यूपर बेल्ट है क्या, कि क्यूपर बेल्ट ये क्या आ गया भाई, क्यूपर बेल्ट में रखा गया है। अब ये क्यूपर बेल्ट क्या है? क्यूपर बेल्ट मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ क्यूपर बेल्ट है क्या दरअसल में। ठीक, इसकी खोज मैं आपको बता दूं और थोड़ा सा, उसके बाद में बात करता हूँ। इसकी खोज यहीं पर लिख लीजिए आप, कि इसकी खोज करी थी आपके एक वैज्ञानिक खगोल शास्त्री थे, क्लाइटामबैक। क्लाइटामबैक ने इसकी खोज की थी, ग्रह को खोजा था। तो इसको आप नोट कर लेंगे फटाफट से। आवश्यक शर्तों में मैंने आपको बता दिया था, सभी ग्रहों का आकार लगभग गोलाभ होगा। ठीक, और पृथ्वी का आकार अपने जैसा है, मतलब जियोइड है या भूभाग है, इसको ध्यान रखेंगे। कोई भी ग्रह अगर ऐसा ग्रह है किसी अन्य ग्रह की सीमा को नहीं काट रहा है तो उसको ग्रह मानेंगे। प्लूटो को मैंने आपको बताया कि प्लूटो पहले एक ग्रह हुआ करता था, इसको यम कहते हैं, और इसकी खोज क्लाइटामबैक ने की थी। क्लाइटामबैक ने खोज करी, इसको अपॉर्निक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, और इसको ग्रहों की श्रेणी से 24 अगस्त 2006 को इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और फेंक दिया गया। कहां पर? क्यूपर बेल्ट में फेंक दिया गया। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, अन्य श्रेणी में उसको डाल दिया जाता है। अब क्या, मैं बात कर रहा था आपसे क्यूपर बेल्ट की। ठीक है, तो क्यूपर बेल्ट क्या है, अब ध्यान से देखेंगे, इस चित्र को बना लेंगे, अच्छे से बनाएंगे। मान लिया आपका ये है आपका सूर्य। ठीक, इसको बना लीजिए, सूर्य है आपका, यह है आपका सन। उसके बाद में आपका देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वो आपको समझ में आना चाहिए, उसको आप बना भी लेंगे, अच्छे से बनाएंगे। ठीक, तो उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर ग्रह आता है आपका बुध। ठीक, मैं पहले बना देता हूँ फिर उसके बाद में लिखूंगा। बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये आपकी हो गई पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी हो गई, और आपका ये हो गया मंगल। इसके बीच में एक बेल्ट है, एक बेल्ट है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर आकार है आपका बृहस्पति का। फिर उसके बाद में आता है आपका शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह आते हैं चार। और यहाँ पर एक बेल्ट पाई जाती है, पहले इसके बगल में मैं लिख दूं, पहले सूर्य हो गया, आपका बुध हो गया। देखो इनके आकार ऐसे ही नहीं है, बृहस्पति का आकार बहुत बड़ा है, मतलब इन सबको मिला दोगे इसका 2.5 गुना करके बृहस्पति का आकार है, लेकिन मैंने बनाया है तो आप इसको समझने के लिए बनाया है। ठीक है, इसको आप चाहो तो इतना बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बुध है, ये आपका है दूसरे नंबर पर शुक्र, मैंने आपको लिखवाया भी पिछले उसमें, और ये है आपका पृथ्वी, ये है आपकी पृथ्वी। ठीक है, ये है आपका मंगल, मिशन मंगल वाला, ये है आपका मंगल। ठीक, ये है आपका बृहस्पति, ये है आपका शनि, ये है आपका अरुण, ये है आपका वरुण। ठीक, वरुण तक आप पहुंच गए। उसके वरुण के बाद में हुआ करता था प्लूटो।
प्लूटो को उसकी ग्रह की श्रेणी से हटा दिया क्योंकि वो उसकी सीमा को काट देता था। बात ये है कि ये जो बेल्ट है इसको क्या कहते हैं? इस वाली बेल्ट को हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या कहते हैं? इसको आप लिख लेंगे अच्छे से। एस्टेरॉइड बेल्ट। देखो इसको मैं अपनी भाषा में शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ AB। इच्छा हो आपकी तो लिख सकते हैं, अगर इच्छा हो तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं। एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। और आपकी ये वाली जो बेल्ट है यही वाली है क्यूपर बेल्ट। ये आपकी कौन सी है? क्यूपर बेल्ट। इसी श्रेणी में किसको भेजा गया है? भेज दिया गया है आपकी प्लूटो को, इस वाली श्रेणी में। यहां पर प्लूटो आ गया है, अब ग्रहों की श्रेणी से फेंक दिया गया, यहां पर आ गया है कौन? प्लूटो। ठीक, इस वाली श्रेणी में। अब जाओ तुम भैया बाहर चक्कर लगाओ, ठीक है। इसको मैंने अपनी भाषा में नाम दिया है क्यूबी क्यूपर बेल्ट। बस समझ में आ गया होगा। सूर्य हो गया आपका सबसे बड़ा, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, उनके बीच में क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट है। बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या है? बृहस्पति और मंगल के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है। बृहस्पति और मंगल के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है। उसके बाद में बृहस्पति के बाद में शनि, अरुण और वरुण, इतने आपको ग्रह हैं। उसके बाद में अंततः क्या आपकी पाई जाती है? क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट में किसको भेज दिया गया? आपके प्लूटो को, ठीक है। एक बात और करना चाहूंगा, ये जो आपके ये वाले ग्रह हैं, 4 ग्रह, इन्हीं ग्रहों को हम नाम देते हैं कुछ। उन नामों को यहाँ पर नोट कर लीजिए, वो आपके काम आएंगे। इन ग्रहों को कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। इन्हीं ग्रहों का नाम होता है चट्टानी ग्रह। इन्हीं ग्रहों का नाम होता है चट्टानी ग्रह। इन्हीं ग्रहों का नाम होता है पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह का मतलब होता है पृथ्वी के समान ग्रह। पृथ्वी के समान ग्रह, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ना? पृथ्वी के समान ग्रह या पार्थिव ग्रह। अब मैंने बात करी कि आंतरिक ग्रह, चट्टानी ग्रह, पार्थिव ग्रह और पृथ्वी के समान ग्रह, ये हो गए आपके। इन ग्रहों को हम क्या कहते हैं? इन ग्रहों को कहते हैं हम बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह। बाह्य ग्रह या हम इनको कहते हैं बाहरी ग्रह। इनको कहते हैं गैसीय ग्रह, क्योंकि यहाँ पर गैसियस फॉर्म में ये ग्रह पाए जाते हैं, गैसीय ग्रह, ठीक है। इन ग्रहों को कहते हैं हम जोवियन ग्रह। जुपिटर है ना, बृहस्पति, इसीलिए जोवियन ग्रह। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आंतरिक ग्रह, चट्टानी ग्रह, पार्थिव ग्रह, पृथ्वी के समान ग्रह, ठीक। इनका नाम है बाहरी वाले एस्टेरॉइड बेल्ट के उस पार वाले जो ग्रह हैं उनको कहते हैं बाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह, जोवियन ग्रह। आपका क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी यहीं पर 1 सेकंड के लिए देख लीजिए। आपका क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रह तो आप समझते हैं कि ये वाले अंदर वाले एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर वाले ग्रह, लेकिन आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से चट्टानी ग्रह कौन कौन से हैं। तो आपको ये बताना है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह जोवियन ग्रह हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो थोड़ा सा कठिन पेपर बनता है कि वर्तमान में जो धीरे धीरे लेवल है ना वो बढ़ता जा रहा है सभी का, चाहे पीसीएस हो चाहे किसी भी एग्जाम का हो, सबके, ठीक है। तो जोवियन ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हो सकता है आने वाले पीसीएस में ही क्वेश्चन पूछा जाए, पूछ लिया जाए, क्या पता। आयोग का कोई भरोसा नहीं, आरओ में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्लास इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों को जरूरत है वहां तक पहुंचाइए। और जहां पर समझ में नहीं आता है, अपने अनुसार जो बताता हूँ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। और आपने अगर कम्युनिटी उसकी नहीं ज्वाइन करी है ग्रुप की,
तो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कई सारे वीडियो में पड़ा है, जहाँ पर लिंक नहीं है मैं डाल दूंगा, और इस वीडियो में भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग बताएंगे, और आप सभी का प्यार व्यवहार बर्ताव, दूसरा के प्रति व्यवहार या मेरे प्रति व्यवहार आप सभी का ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, और पढ़ाई अपनी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप सक्सेस नहीं हुए ना, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। कहते ना दुनिया सिलेक्शन देखती है, आपने कितनी मेहनत करी, पढ़ाई करी, क्या किया, कुछ नहीं देखता, कोई नहीं देखता। समस्या इसी बात की है। लेकिन अगर आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, टैलेंट है, क्षमता है, किसी भी क्षेत्र में आप इतनी मेहनत कर जाइए कि उस क्षेत्र को ही आगे बढ़ा दीजिए, तुम्हारे नाम से क्षेत्र चलने लगे। ऐसी चीजें हैं, तो वही चीजें तब तक देखते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, बढ़ते हैं आगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया, नमस्कार।